चलो यार, आज अबरक शुरू करते हैं। अबरक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें PYQ की, तो 2021 बैच का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसके मारड़ पे, इसके शोधन पे और इसके अमृतीकरण पे। ठीक है। 2022 बैच की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे MCQ बहुत सारे थे जो अबरक पे बेस्ड थे। तो हमें अबरक को बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक जनरल आइडिया लेंगे, इसका बैकग्राउंड समझेंगे, इसका वर्गीकरण जानेंगे ताकि आगे की थ्योरी हमें अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद हम इसको डीपली पढ़ना शुरू करेंगे। अगर हम अबरक के इंग्लिश नेम की बात करें तो क्या है, बायोटाइट माइका। इसको याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इंग्लिश नेम पे भी। तो बायोटाइट माइका किसका नाम है? अबरक का नाम है। ठीक है। अबरक का इंग्लिश नेम क्या है? बायोटाइट माइका। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में यहाँ का यहीं आ जाए। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है। वर्गीकरण इसका हम देखते हैं तो जब हम परिभाषा प्रकरण पढ़ते हैं, परिभाषा प्रकरण जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे द्रव्यों का इनका रस, महारस और उपरस, साधारण रस, इनका वर्गीकरण होता है। तो रस देखते हैं हम, महारस देखते हैं, उपरस देखते हैं और साधारण रस देखते हैं। साधारण रस देखते हैं। उसमें से भी जो रस होता है वो तो हमारा पारद होता है, हम जानते हैं। महारस ये 8 बताए गए हैं। ठीक है। इन 8 में भी जो सबसे पहला जो फर्स्ट महारस बताया गया वो हमारा क्या है? अबरक है। हमें इसी को डिटेल में देखना है, इसी को अच्छे से करना है। ठीक है। बाकी के 7 और हैं, बैक्रांत है, माचिक है, बिमल है, अद्रिज है, अद्रिज को हम शिलाजतु भी बोलते हैं, सस्यक है, चपल है, रसक है। ये इसके अलावा 7 और हैं। बाकी जो पहला है वो क्या है महारस, वो हमारा अबरक है। अब ये जो 8 महारस हैं इनका वर्णन करता कौन है? इनका वर्णन हमें रस रत्न समुच्चय जो ग्रंथ है वहाँ से प्राप्त होता है। इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? इसके जो रचयिता हैं वो हमारे कौन है? रस बाघभट्ट हैं। रस बाघभट्ट हैं। ठीक है। और इनका जो ग्रंथ काल है वो क्या है? 13 से 14 सेंचुरी है। ठीक है। अब यहाँ पे MCQ या फिर जो भी तुम्हारा एग्जामिनर आ सकता है वाइवा में पूछ सकता है कि रसरत्न समुच्चय जो है उसके रचनाकार कौन है या उसके रचयिता कौन है। तो वो कौन है? हमारे रस बाघभट्ट हैं। हम लोग आचार्य वाघभट्ट के बारे में पढ़ते हैं, पहले से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, कि लघु बाघभट्ट और वृद्ध बाघभट्ट। कौन है वो हमारे अष्टांग हृदय या और अष्टांग संग्रह जो ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं उनके रचयिता थे। और रस रत्न जो समुच्चय ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? रस बाघभट्ट हैं। ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। बाकी अबरक किसके अंतर्गत आता है? महारस के अंतर्गत में आता है और ये हमारा फर्स्ट महारस है, इसको दिमाग में रखना है। अब हम आगे देखते हैं इसकी उत्पत्ति और बाकी चीज़ें। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब उत्पत्ति की बात करते हैं तो अबरक की जो उत्पत्ति है वो माता पार्वती की शुक्र धातु को कहा जाता है। ठीक है। माता पार्वती की जो शुक्र धातु है उसको अबरक कहा जाता है। और रज धातु को क्या, या फिर रज जो होती है माता पार्वती की, उसको क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। ठीक है। जो भी माता पार्वती की रज होती है उसको गंधक कहते हैं। गंधक की हम सेपरेट वीडियो देखेंगे, वहाँ इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमें फोकस करना है किस पे, कि माता पार्वती का जो शुक्र धातु है उसको अबरक कहते हैं। ठीक है। इसका रेफरेंस मैंने डाल दिया है यहाँ पे, पढ़ लेना। इसके पर्याय, अब इसके जो पर्याय होते हैं वो मेनली हमारे किस पे आधारित होते हैं? अंतरिक्ष पे, या फिर जो हमारा स्काई होता है। बचपन से जितने भी पर्याय तुम पढ़ते हुए आ रहे हो ना आकाश के, वो सारे पर्याय तुम्हारे अबरक के हो सकते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया हमारा, व्योम हो गया, खा हो गया, अनंतक, आकाश, अंबर, ये सब तो नॉर्मल नाम है। हमें इसके जो पर्याय जिन पे फोकस करना है, जो हमें आसानी से एग्जाम में क्लिक नहीं होंगे, हम उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वो क्या है? हमारा भृंग हो गया, ये गरज ध्वज है। क्या है ये? गरज ध्वज। ठीक है। और क्या है यहाँ पे? गौरी तेज। ये जो 3 नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एकदम से दिमाग में नहीं आएंगे। बहुपत्र जब हम इसके भेद पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें इसका एक आइडिया मिल जाएगा, पर हमें इन 3 पे पर्याय में फोकस करना है। ठीक है। भृंग हो गया, गरज ध्वज हो गया और गौरी तेज हो गया। बाकी आकाश या फिर अंतरिक्ष के जो भी नाम होंगे वो अबरक के पर्याय हो सकते हैं। ठीक है। इसको दिमाग में रखना। हमने स्लाइड पे क्या क्या देखा? इसकी उत्पत्ति देखी जो कि बताई गई है किससे?
देवी पार्वती के शुक्र से बताई गई है। और इसके हमने पर्याय देखे, क्या क्या देखा, उन पर्यायों में जो इम्पोर्टेंट थे वो क्या थे, भृंग था, गरज ध्वज था और गौरी तेज था। गौरी, माता पार्वती को गौरी भी कहते हैं, तो गौरी तेज, ठीक है। आगे देखते हैं मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। यहाँ से सीधा सीधा एमसीक्यू आ सकता है और इसमें रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, कोई ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे जाके तुम खुद भूलने वाले हो। मैं मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, पर सिंपली बोल रहा हूँ कि जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे इसको रटना ही है। नेचर क्या होता है इसका, प्लेटी होता है। कलर क्या है, ग्रीनिश ब्लैक है। स्ट्रीक क्या है, ग्रीनिश ब्लैक है। क्लीवेज क्या है, परफेक्ट है। लशर स्प्लिडेंट है। फ्लेक्सिबल होगा ये टेनिसिटी में। ट्रांसपेरेंसी इसकी क्या है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। हार्डनेस 2.5 to 3 और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.6 to 3। लगभग लगभग हार्डनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, तो यहाँ पे तो काम चल जाएगा, ये याद रख लो दोनों का। पर यहाँ से कोई भी चीज़ पूछ सकता है फंसाने के लिए। दिन बहुत ही बुरा होगा, किस्मत बहुत ख़राब होगी, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आमतौर पर नहीं पूछता है। अब इसके स्रोत या प्राप्ति की बात करें तो ये इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स के से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। और ये मेनली कहाँ मिलता है इंडिया में, ये राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये 3 प्रदेश हैं जहाँ पे इसको देखा जाता है, इसकी प्राप्ति होती है। हमने स्रोत देखा कहाँ पे, इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और किन राज्यों में मिलता है, तो 3 राज्य हैं ऐसे, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ठीक है। मेनली अगर कोई भी महारस है या उपरस है जिसका प्राप्ति स्थान दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया और जो कर्नाटक हो गया वो डाल सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो माइनिंग वगैरह होती है वो इन्हीं राज्यों में होती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर याद होगा। तो वैसे ही कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो हमारे हिमालयन रीजन या फिर कश्मीर वाले रीजन में जो मिलते हैं, उनको स्पेसिफिकली याद कर लिया जाता है। बाकी जनरली ये 3-4 प्रदेश हैं जिनको तुम किसी भी रस, महारस या कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, महारस स्पेसिफिकली, ठीक है। अबरक के अगर हम भेद की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर इसके अगर भेद की बात करी जाए तो वर्ण के आधार पे 4 भेद होते हैं। वर्ण के आधार पे टोटल 4 भेद। अग्नि से जब इसका व्यापार होता है या इसका व्यवहार होता है, अग्नि से व्यवहार के आधार पर इसके 4 भेद, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए तुम्हारे कुल भेद जो होते हैं वो 16 होते हैं, ठीक है। अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण में भी क्या होता है, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, ठीक है। ये 4 वर्ण के आधार पे भेद होते हैं। फिर इसमें अग्नि के अगर व्यवहार के आधार पे बात करें तो वहाँ पे क्या क्या होता है, पिनाक होगा, नाग होगा, मंडूक होगा, वज्र होगा। अब बेसिकली इसको क्लासीफाई क्यों किया गया है, जब भी तुम अग्नि पे इसको रखोगे, ठीक है, तो इसको अगर तुम किसी भी चीज़ पे अग्नि के ऊपर रखते हो तो इसका क्या व्यवहार होता है उस वक्त, उसी के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर अग्नि पे अभ्रक को रखा और वो आसानी से पत्रों में, लेयर्स में टूटना शुरू हो गया, अलग होना शुरू हो गया, तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा पिनाक होगा, ठीक है। अगर यही जो है अग्नि पे रखने पर अभ्रक जो कि सांप के समान साउंड या फिर फूंकार, जो फुसफुसाहट जो होती है वो आनी शुरू हो जाए, तो वो नाग होगा। और मंडूक का मतलब क्या होता है, मेंढक होता है। अग्नि पे जैसे ही अभ्रक को रखोगे वो उछल जाएगा, अग्नि से उछलना शुरू कर देगा, तो वो क्या होगा, मंडूक अभ्रक होगा। बाकी वज्र अभ्रक जो होता है वो हमारा स्थिरता पूर्वक अग्नि पे रखा रहता है, निश्चल रहेगा और विकृति से मुक्त रहता है, ठीक है। ये कौन सा होगा, हमारा वज्र अभ्रक, ठीक है। वज्र को तुम याद रख सकते हो ना, जैसे भगवान का, इंद्र का जो वज्र था वो बहुत ही स्ट्रांग होता था, नाश करता था दानवों का, तो वैसे ही ये भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्थिरता पूर्वक वहाँ पे अग्नि पे रखा रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और हम लोग अपना चिकित्सा या फिर जो भी निम्न धातु से उच्च धातु में कन्वर्ट करते हैं, धातुओं का जो भी हम लोग लौहवाद देखते हैं, देववाद देखते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वज्र का ही यूज़ करते हैं, वज्र अभ्रक। अब ये जो 4 हैं, इन चारों के ना वर्ण भी होंगे अलग अलग वर्णों के आधार पे। जैसे वज्र है तो वज्र भी कैसा मिलेगा, श्वेत वज्र मिलेगा हमें, रक्त वज्र मिलेगा, पीत वज्र मिलेगा, कृष्ण वज्र मिलेगा। ऐसे ही मंडूक भी श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, ऐसे ही ये 4 जो है ना ये अलग अलग वर्ण के मिलेंगे, ऐसे 16 हो जाते हैं। अब इन 16 में से
हमारा जो सबसे श्रेष्ठ अभ्रक है वो कौन सा है? श्रेष्ठ, जो हर जगह यूज़ करने को प्रशस्त बोला गया है उसको, वो है हमारा कृष्ण अभ्रक। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अभ्रक जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, तो वो होता है हमारा कृष्ण अभ्रक। ठीक है, हमने यहाँ तक अभ्रक के भेद देख लिए हैं। अभ्रक के कुल भेद जो होते हैं वो 16 होते हैं, वर्ण के आधार पर 4 और अग्नि से व्यवहार के आधार पर 4। उन 16 में से जो हमने श्रेष्ठ देखा वो था हमारा कृष्ण वज्र, जिसका हम लोग क्या देख रहे थे, यूज़ कहाँ पे देख रहे थे, देह सिद्धि या देहवाद या लोहवाद के अंतर्गत इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके रेफरेंसेस भी मैंने डाल दिए हैं। अब होता है कि अगर इन अभ्रक जो बाकी की, ये तो श्रेष्ठ हो गया हमारा कृष्ण वज्र जो है, उसके अलावा जो पिनाक नाग मंडूक हैं, अगर इनको हम यूज़ करते हैं तो ये उतने श्रेष्ठ नहीं है, इनसे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे पिनाक है, पिनाक का यूज़ करोगे तो फिर क्या होगा कि मलबद्धता हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, मारक हो जाता है ये आगे जाके। नाग है, नाग क्या करता है, जो भी नाग होता है ना वो कुंडली मार लेता है पैरों पे, गर्दन पे, तो वो क्या होगा, मंडल कुष्ठ, उससे रिलेट कर सकते हो, कुंडली से मंडल कुष्ठ। ठीक है, एक प्रकार का कुष्ठ ये क्या करेगा, उत्पत्ति कराएगा। कौन सा, नाग अभ्रक जो होगा वो मंडल कुष्ठ की उत्पत्ति कराता है। मंडूक हो गया, मंडूक का मतलब मैंने मेंढक बताया था, ये क्या करेगा, अश्मरी की उत्पत्ति करा देगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ शस्त्र साध्य होगी, यानी उसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा, वो दवाई से नहीं निकलेगी। समझ में आया होगा, अभ्रक इम्पोर्टेंट है, सिर्फ यहीं से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसके भेद के ही ऊपर। ये पूरी टेबल इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना, भेद, कुल भेद कितने हैं और इस पे अग्नि के व्यवहार के आधार पर कितने भेद हैं, ये सब दिमाग में होना चाहिए। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रेष्ठ कौन सा होता है, तो श्रेष्ठ हमारा क्या है, कृष्ण अभ्रक है। बाकी हम आगे देखते हैं अभ्रक के ग्राह्य स्वरूप और अग्राह्य। ठीक है, इसमें ये जो श्लोक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एज इट इज़ याद रखना ही है। कहीं पे भी पूछ लेगा, कोई भी एग्जामिनर वाइवा लेने आएगा वो पूछ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो श्लोक हमेशा देखो इम्प्रेशन के लिए बेस्ट होते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ना। छोटा सा श्लोक है, इसको याद रख लेना है। क्या है, स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम सुख निर्मोचपत्रम चादत अभ्रम शस्तम ऋतम। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो इसकी खूबियाँ बताई गई हैं ना, इसकी खासियतें जो बताई गई हैं, यही हमें देखनी है। जैसे कि जो अभ्रक है, जो प्रशस्त अभ्रक है वो कैसा होगा, स्निग्ध होगा, पृथुदल होगा, उसका दल कैसा, पृथुदलम होगा, वर्ण संयुक्तम, जो भी प्राकृतिक वर्ण जो बताया गया वो भारतो अधिकम, यानी कि गुरु बेसिकली बोल सकते हैं वैसा होगा। सुख निर्मोच पत्रम, यानी कि उसको जब उसके लेयर्स में तुम उसको अलग करोगे ना तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा जो अभ्रक होगा, इन गुणों से युक्त जो अभ्रक होगा वो हमारा कैसा है, ग्राह्य है या प्रशस्त है, उसका हमें यूज़ करना है। इन लक्षणों से विपरीत जो होगा, जैसे स्निग्ध की जगह पे अगर वो खर है, भारतीय अधिकम की जगह पे वो क्या है, लघु है, यानी कि अगर गुरु की जगह वो लघु है, या उसके जो लेयर्स हैं वो उनमें नहीं उसको टूट रही हैं, तो वो कैसा होगा, अग्राह्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अभ्रक के ग्राह्य लक्षण क्या थे, कि जो अभ्रक चिकना यानी स्निग्ध हो, पृथुदल यानी मोटे दल वाला हो, और उत्तम वर्ण, जिसका जो वर्ण बताया गया है वैसा प्राकृतिक वर्ण वाला हो, और क्या है, सुख निर्मोच पत्रम, यानी कि जिसके पत्रों को आसानी से अलग किया जा सकता हो, यानी लेयर्स में उसको अलग कर सकते हो, ऐसा अभ्रक क्या होता है, ग्राह्य होता है। इन लक्षणों से विपरीत, इनके अपोजिट अगर लक्षण हैं तो वो क्या होगा, अग्राह्य होगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये आ जाएगा लिखने के लिए, इसको, इसका श्लोक एज इट इज़ याद रख लेना। अब आता है अभ्रक का शोधन। 2 विधि हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि अगर यूजी कर रहे हो तो यहाँ पे दोनों ही तुम्हें आनी चाहिए, पर अगर तुम्हें कंप्लीट नॉलेज चाहिए ना तो दोनों को याद कर लो, पर एग्ज़ाम के लिए एक से भी काम चल सकता है, जो इजी पड़े वो कर लो। रेफरेंसेस मैंने दोनों के डाल दिए, अब करना क्या है वो देखते हैं। अभ्रक का जो शोधन होता है वो कैसे करते हैं, निर्वाप विधि के द्वारा करते हैं। अब निर्वाप क्या होता है कि किसी भी धातु को अगर रक्त तप्त या किसी भी द्रव्य को रक्त तप करके उसको किसी भी द्रव्य में यानी लिक्विड में बुझा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, निर्वाप कहते हैं। उसको रेड हॉट करना है, फिर उसको बुझा लेना है किसी भी द्रव्य में, लिक्विड में, उसको निर्वाप कहते हैं। तो अभ्रक का हम शोधन इसी विधि से करेंगे। उसमें 2 हमारे पास ऑप्शन है, उनमें से हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है।
कि अभ्रक लेना है हमें, और अभ्रक भी कौन सा लेना है, कृष्ण वज्रा अभ्रक लेना है। हम देख चुके हैं क्यों, क्योंकि वो श्रेष्ठ होता है देह सिद्धि के लिए और लौह सिद्धि के लिए। बाकी अगला स्टेप क्या होगा, इस अभ्रक को लिया, कृष्ण वज्रा अभ्रक को लिया, उसको तपाया, रेड हॉट कर लिया। फिर क्या है, कांजी, गोमूत्र और त्रिफला क्वाथ या गाय के दूध में किसी एक में बुझा लेना है। ठीक है, किसी एक में बुझाना है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं तुम्हारी, कांजी हो सकता है, गोमूत्र हो सकता है, त्रिफला क्वाथ हो सकता है, या गौ दुग्ध हो सकता है। और ये प्रक्रिया कितने बार करनी है, 7 बार उसका निर्वाप करना है। यानी कि एक बार तुमने उसको रक्त तप्त किया, फिर उसको बुझाया एक द्रव्य में, किसी में द्रव्य में जो लिक्विड है उसमें, फिर से उसको तुम रक्त तप्त करोगे, फिर से उसको बुझाओगे, और ऐसा तुम्हें 7 साइकिल्स इसकी करनी है। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारा अभ्रक का शोधन हो जाएगा। बाकी इसके दूसरी विधि की बात करें तो क्या करना है, वहाँ पे भी अभ्रक को रक्त तप्त करना है, यानी उसको रेड हॉट करना है। फिर यानी बद्री के क्वाथ में उसको निर्वाप करेंगे। बद्री का क्वाथ क्या होता है, यानी वेर का, बेर जो हम लोग खाते हैं ना, बेर, उसी के क्वाथ में इसको बुझा लेते हैं। ऐसा 7 बार करने से अभ्रक का शोधन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद धान्य अभ्रक का निर्माण करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यों, देखो नॉर्मली कोई भी रस आदि द्रव्य होता है तो उसका क्या होता है, सबसे पहले उसका शोधन होता है, शोधन के बाद सीधा उसका मारण होता है। पर अभ्रक के केस में क्या है ना, यहाँ पे बीच में एक स्टेप और आया है, वो क्या है, धान्य अभ्रक। धान्य अभ्रक क्यों बनाते हैं, तो शोधन के बाद क्या होता है, इसके पार्टिकल के साइज को छोटा करना होता है ताकि उसकी भस्म अच्छे से बन जाए। तो इसके पार्टिकल के साइज को छोटा करने के लिए हम धान्य अभ्रक का निर्माण करते हैं, उसके बाद इसका मारण करेंगे। ठीक है, अब ये धान्य अभ्रक का हमने इम्पोर्टेंस समझ लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि धान्य अभ्रक का निर्माण कैसे होता है। नाम में ही नज़र आ रहा होगा कि धान्य और अभ्रक, धान से हम क्या देखते हैं, धान से हम चावल समझते हैं। ठीक है, धान क्या होता है हमारा, चावल होता है। अब अभ्रक लेना है और धान लेना है, इतना हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि धान्य अभ्रक। अब किस मात्रा में लेना है ये इम्पोर्टेंट है। तो मात्रा क्या रहेगी, मात्रा रहेगी कि जितना अभ्रक लेना है उससे 1/4 भाग हमें उस धान लेना है। ठीक है, मान के चलो कि 100 ग्राम अगर हमने अभ्रक लिया तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 25 ग्राम हमें क्या लेना है, शाली धान लेना है। ठीक है, उसको क्या करना है, सबसे पहले हमने अभ्रक लिया, उसका 1/4 हमने शाली धान लिया, उसको एक पोटली बना लेते हैं उसकी, इन दोनों को मिला के। फिर उसको पोटली को बांधकर 3 रात्रि तक कांजी जल या फिर किसी भी अम्ल द्रव्य में उसको रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 रात्रि के बाद इसको निकालना है बाहर। फिर इसका मर्दन करेंगे उस पोटली का अच्छे से। दृढ़ मर्दन करने के बाद उसको वस्त्र से सूक्ष्म रूप से उसको छान लेते हैं। फिर इससे जो प्राप्त होगा ना, वो धान्य अभ्रक हमें प्राप्त होगा इस विधि के बाद। और वो कैसा होगा, श्लक्षण होगा तथा बालू रहित होगा, और उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाएगा जो हमें चाहिए था। तो एक बार इसको सम अप करते हैं सारी चीज़ें। हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहले हमने अभ्रक लिया, अभ्रक जितना भी लिया उसका 1/4 हमने क्या लिया, शाली धान लिया। फिर इनको क्या किया, एक वस्त्र या फिर इसकी एक पोटली बना दी, वस्त्र में रखकर, कंबल में रखकर। उस पोटली को 3 रात्रि तक किसी भी अम्ल द्रव्य, कांजी या फिर जल में रख देते हैं। फिर 3 दिन बाद उसको निकालेंगे, उसका मर्दन करेंगे, दृढ़ मर्दन करेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे उसको। फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, उसको छान लेंगे अच्छे से। फिर वो छानने के बाद जो हमें चूर्ण रूप में जो अभ्रक प्राप्त होगा वो हमारा धान्य अभ्रक होगा। सिंपल, इतना ही है धान्य अभ्रक। टोटल कितने स्टेप, 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स में तुम्हारा धान्य अभ्रक तैयार है। क्या क्या किया हमने, देख लेना, इसको अच्छे से करना है, दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। अब क्या कि अभ्रक का शोधन करने के बाद धान्य अभ्रक का निर्माण करते क्यों है, क्योंकि हमें पार्टिकल साइज कम चाहिए होता है, ताकि तभी इससे इसकी जो अभ्रक की भस्म है वो अच्छे से बन पाए। ठीक है।
फिर आता है अभ्रक का मारण यानी भस्मीकरण। भस्म कैसे बनती है वो देखते हैं। यहाँ पे भी इसको सबसे पहले भावना देंगे। इसकी दो विधियाँ हैं, देखो यहाँ पे भी दो विधियाँ हैं। हमने दो विधियाँ किसकी ओर देखी थी, उसके शोधन की भी दो विधियाँ देखी थी। शोधन की भी दो विधि देखी थी। यूजी के लिए अगर 5 या 10 मार्क्स में आता है तो एक विधि लिखोगे ना, चल जाएगा। बाकी अगर आगे का सोच रहे हो तो तुम्हें दिमाग में रखनी है सारी चीज़ें, एक बार देखते रहना है। सबसे पहली विधि में क्या करना है कि धान्य अभ्रक लिया। अब हम क्या वर्ड यूज़ करें, टर्म्स पे ध्यान दो। धान्य अभ्रक, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया था, शोधन किया था। फिर इस शोधित अभ्रक को लेकर हमने क्या किया था, धान्य अभ्रक का निर्माण किया था। फिर धान्य अभ्रक के बाद अब हम मारण करेंगे, तो मारण में हम किसका यूज़ करेंगे, धान्य अभ्रक का यूज़ करेंगे। धान्य अभ्रक को लेना है, उसको कास्मर्द स्वरस की भावना देनी है, ठीक है। और फिर उसे कितने 10 पुट देने हैं, ठीक है। क्या करना है, तुम एक यंत्र लोगे, खल्व यंत्र ले सकते हो। उसमें क्या करोगे, जो तुम्हारा धान्य अभ्रक है उसको कास्मर्द स्वरस की भावना दोगे, ठीक है। कास्मर्द स्वरस की भावना दी, उसके बाद उसको एक पुट दोगे। एक पुट दिया, इसको स्वांगशीत होने दो, यानी इसको ठंडा होने दो। जब इसको पुट मतलब क्या, इसको अग्नि दे दी पकाने के लिए। तो जब ये पुट जो हो गया, फिर इसको क्या करोगे, स्वांगशीत होने दो। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर इसको निकालो। नॉर्मली क्या होता है वहाँ पे कि फिर से भावना देनी होती है। जनरली जो शास्त्रों में वर्णन होता है वो होता है कि भावना भी 10 ही बार दी जाती है। तो फिर से भावना दो, फिर से इसका शराब संपुट करो, चक्र का निर्माण करो, फिर से पुट दो। फिर पुट को क्या करो, पुट देने के बाद उसको स्वांगशीत यानी खुद से शीतल होने दो। फिर से भावना दो, फिर से इसका भावना देने के बाद चक्र का निर्माण करो, इसको शराब संपुट करो, फिर इससे पुट दो। ऐसी हमें कितनी 10 साइकिल करनी है। अब यहाँ पे बकवास तो बहुत सारी हो गई, हमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं। हमें अगर अभ्रक का मारण करना है तो क्या करना होगा, धान्य अभ्रक लेना है। और धान्य अभ्रक को किसकी भावना देनी है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो पहली विधि है वहाँ पे कास्मर्द स्वरस की भावना देनी है और पुट की संख्या याद रखना, 10 पुट देने हैं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट था। अब दूसरी विधि क्या कहती है, दूसरी विधि कहती है कि धान्य अभ्रक के समान मात्रा में गुड़ लेना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे 100 ग्राम हमारा धान्य अभ्रक है, 100 ग्राम ही हम क्या ले लेंगे, फिर गुड़ ले लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, एरंड पत्र यानी कि जो एरंड के पत्र होते हैं उसके स्वरस निकालना है उसका। और फिर इस स्वरस की भावना देनी है। ऊपर किसकी भावना दे रहे थे, कास्मर्द स्वरस की, यहाँ पे किसकी देनी है, एरंड पत्र स्वरस की भावना देकर फिर उसका क्या करेंगे, चक्र का निर्माण कर लेंगे, शराब संपुट करेंगे। शराब संपुट में इसके ऊपर बट के पत्र रख देंगे ऊपर नीचे। फिर क्या करेंगे, इसको 3 पुट देंगे ऐसे, मतलब 3 बार पुट देना है। पूरी प्रोसेस दोबारा से रिवाइज करके 3 ऐसी साइकिल्स करनी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या था यहाँ पे, समान मात्रा में गुड़ मिलाना, उसके बाद एरंड पत्र स्वरस की भावना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर शराब, ये उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इसको एक बार पढ़ के निकाल दो। और फिर इसको क्या करते हैं, 3 पुट की संख्या इम्पोर्टेंट है। एक बार हम फिर से, मुझे पता है बहुत हैवी हो रहा होगा, पर देखो यार नंबर चाहिए तो करना तो पड़ेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि क्या है, तुम्हें धान्य अभ्रक लेना है। धान्य अभ्रक में क्या करना है, कास्मर्द स्वरस की भावना देनी है। भावना देने के बाद उसकी क्या करो, चक्र का निर्माण करो, शराब संपुट करो। शराब संपुट करने के बाद उसको पुट दे दो। अब ऐसे पुट कितने देने हैं, 10 साइकिल्स ऐसी तुम्हें दोबारा से रिपीट करनी है, सिंपल। दूसरा मेथड क्या है, तुमने धान्य अभ्रक लिया, समान मात्रा में उसके गुड़ ले लो। उस गुड़ को क्या करो, एरंड के जो पत्र होते हैं उसकी वो स्वरस की, उसका स्वरस निकालो और उसकी भावना दे दो। फिर चक्र का निर्माण करो। फिर उसके बाद इसका जो शराब संपुट करो, उसके ऊपर बट के जो हैं वो पत्र रख दो और इसको ऐसे 3 पुट दे दो। ये 3 साइकिल्स करनी है, उससे तुम्हारा जो अभ्रक है उसकी भस्म या मारण हो जाता है, भस्म का निर्माण या उसका मारण हो जाएगा, ठीक है।
आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसको कर लोगे नोट से तो अच्छे से दिमाग में आ जाएगा, नहीं भूलोगे। अब आता है इसका जो अभ्रक भस्म जो बनी है उसका वर्ण क्या होता है। तो इष्टिका लाल या अरुण वर्ण की जो होती है वो भस्म होती है हमारी, ठीक है। यानी कि रक्त वर्ण या अरुण वर्ण या फिर इष्टिका वर्ण की जो होगी वो भस्म होगी। इनके वर्ण के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि पूछ लेता है कि मान के चलो कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि स्वर्ण भस्म का जो वर्ण होता है वो क्या होता है। तुम्हारा जो कॉपर यानी कि जो तांबा भस्म है या उसका कलर क्या होता है। ऐसे ही अभ्रक भस्म का जो है वो कलर या वर्ण क्या होता है। तो इसका वर्ण क्या है, इष्टिका वर्ण या रक्त वर्ण है। स्वर्ण का हम लोग पता है चंपक वर्ण इसको बोलते हैं। इसका ताम्र का जो होता है वो कृष्ण वर्ण की भस्म बनती है। दिमाग में रखना, एमसीक्यू आ सकता है। बाकी अब क्या होता है अभ्रक का, इसके बाद क्या करते हैं, लोहितीकरण करते हैं। लोहितीकरण क्या होता है, लोहितीकरण एक प्रक्रिया है, सिंपली समझ लो। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताया गया है पर मैं सिंपली बता देता हूँ। लोहितीकरण भस्म का जब करते हैं, जब उसको जो भस्म का जो वर्ण होता है उसको जो उसका वर्ण होना चाहिए वो वर्ण प्राप्त कराने के लिए उसको इस प्रक्रिया के द्वारा से गुजारा जाता है उस भस्म को। तो अगर हमें अभ्रक का लोहितीकरण करना है तो कैसे करना है, नागवला, भद्रमुस्ता या नागरमुता, वटदुग्ध या वटजटा, हरिद्रा और मंजिष्ठा क्वाद, इन सभी से एक एक करके क्या करना है, अभ्रक की जब भस्म बन जाए तो उसको भावना देनी है, फिर इसको पुट देना है। उससे क्या होगा, अरुण वर्ण की जो होती है भस्म वो प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये मैंने तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं है, पर नोबडी नोस कि क्या पूछ ले लोहितीकरण में। तो लोहितीकरण भी दिमाग में रखना है। इससे क्या होता है, भस्म का जो वर्ण होता है उसका उत्कृष्ट वर्ण प्राप्त कराते हैं। और इसमें कौन कौन से द्रव्य यूज़ किए हैं, नागवला, भद्रमुस्ता, वटदुग्ध, वटजटा, हरिद्रा और मंजिष्ठा क्वाथ। फिर इन भावना देने के बाद इसको पुट देते हैं, जिससे क्या होता है, अरुण वर्ण यानी रक्त वर्ण की अभ्रक भस्म बन जाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभ्रक के लोहितीकरण के बाद जो भस्म प्राप्त होती है उसका वर्ण क्या होता है, तो अरुण वर्ण होता है, ठीक है। बाकी अगर अभ्रक की जो भस्म नॉर्मली होती है उसका वर्ण क्या होता है, इष्टिका वर्ण होता है या लाल वर्ण की होती है। दोनों में कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है, बस सिलेबस बढ़ाना था उन्हें आचार्यों को तो उन्होंने कर दिया। अब आता है अमृतीकरण। ये PYQ है, ठीक है, 2021 बैच में आया हुआ है। अमृतीकरण के ऊपर क्वेश्चन आता है और MCQ में तुम्हें बहुत बार देखने को मिल जाएगा। पूछता है कि कौन से ऐसे द्रव्य हैं जिनका अमृतीकरण करते हैं, जिनकी भस्मों का हम अमृतीकरण करते हैं। तो कॉपर होता है तुम्हारा, यानी ताम्र हो गया, ताम्र भस्म हो गई, और तुम्हारा ये अभ्रक हो गया। इनकी भस्मों का अमृतीकरण करते हैं। बाकी और भी द्रव्य होते हैं पर अभी इन दोनों को दिमाग में रख लो, ठीक है। अब अमृतीकरण की जो एक विधि है जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो। इसमें से ये जो होती है, मैंने तो एग्ज़ाम्स में इसी को आते हुए ज़्यादा देखा है कि क्या होता है कि कोई भी एक लोहे का पात्र लो, कढ़ाई ले लो सपोज़, उसमें क्या किया, तुम्हें जो अभ्रक की जो भस्म थी उसको डाला तुमने भस्म को, इसमें तुमने क्या डाल दिया, घृत भी डाल दिया। फिर इसको मंदाग्नि पे इसका पाक कर दिया। अब पाक तब तक करना है जब तक कि घृत जो है वो भस्म में जीर्ण ना हो जाए, ठीक है। यानी कि जब कढ़ाई तुम देखोगे सिंपली तो उसमें तुम्हें घृत नहीं दिखेगा, सिर्फ भस्म दिखेगी, तब तक उसे अग्नि देनी है। अब ये अमृतीकरण हम करते क्यों हैं, अमृतीकरण करते हैं कि जो भस्म हमारी बनी है उसकी गुणों में वृद्धि हो जाए या और जो भी बचे हुए दोष हों वो निकल जाएं, ठीक है। तो अमृतीकरण करने का लॉजिक समझ में आ गया होगा, विधि भी समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है कि एक लोहे का पात्र लेना है, उसमें अभ्रक भस्म डालनी है, फिर उसमें घृत डाल देना है और तब तक उसको हम मंदाग्नि पे पाक करते हैं जब तक कि सिर्फ भस्म तुम्हें ना दिखे या फिर घृत जो है वो जीर्ण ना हो जाए, ठीक है। ओके, विधि 2 क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि त्रिफला क्वाथ कितना लेना है, 16 भाग लेना है, गोघृत लेना है 6 भाग, अभ्रक भस्म लेनी है 10 भाग, लेकर मंदाग्नि पे पाक करने से अभ्रक भस्म का क्या होता है, अमृतीकरण हो जाता है। इसमें 3 चीज़ें ली हैं इन्होंने, त्रिफला क्वाथ, गोघृत और अभ्रक भस्म। यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या था, घृत था और अभ्रक भस्म थी पहली विधि में।
इसका जो इसके इसका उद्देश्य क्या होता है अमृतीकरण का, वो हम देखते हैं कि संस्कार से लाल भस्म में गुण वृद्धि होती है तथा वर्ण हानि होती है। ये चीज़ें हैं, इसका रेफरेंस भी मैंने डाल दिया है, देखना। अभ्रक सत्वपातन शोधन तथा मृदुकरण। अब ये क्या है, वहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस हम समझे, क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले अभ्रक लिया था, अभ्रक का शोधन किया था, ठीक है। शोधन के बाद हमने धान्य अभ्रक बनाया था। धान्य अभ्रक के बाद हमने क्या किया, उसका मारण किया या भस्मीकरण किया। फिर क्या किया हमने, उसका अमृतीकरण किया। ये पूरी सीक्वेंस चल रही थी। अब अमृतीकरण से हमें क्या हो गया, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमें भस्म प्राप्त हो गई। ये प्रोसेस यहीं रुक गई, इसके ऊपर पूर्ण विराम यहीं लग गया। अब आगे क्या है, यहाँ से और उन्होंने विधियाँ बता दी कि इसका अभ्रक का जो है वो सत्व पातन भी होता है। सत्व मतलब सार भाग एक्सट्रैक्ट करना है या फिर उसका पातन करना है। सत्व का जो होता है वो पातन का, जैसे गुडूची सत्व भी हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे अभ्रक का सत्व निकालना है वहाँ पे। तो उसके लिए क्या बताया है, तो ये फ्रेश पूरी अलग प्रोसेस है। वो वाली अमृतीकरण भस्म वो यहीं रुक गई। अब ये अलग से बताया गया कि अभ्रक का सत्व पातन कैसे करना है। तो अभ्रक लेना है, वहाँ पे मूसली स्वरस लेना है तुम्हें, कि अभ्रक से देखो 1/4 सबसे पहले तो टंकड़ डालेंगे। टंकड़ को और क्या बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं। जिन लोगों का सोने का काम है या ज्वेलरी शॉप है, उन्होंने सुहागा देखा होगा। जब किसी भी सोने को क्या करते हैं, पिघलाते हैं, तो वहाँ पे टंकड़ का यूज़ करते हैं या सुहागा डालते हैं उसकी टिकिया बनाने के लिए, ठीक है। तो चौथाई भाग क्या करना है, टंकड़ लेना है। फिर मूसली स्वरस से उसका मर्दन करके कोई किसी भी कोष्टिका यंत्र में रखकर उसको धमन कर देते हैं या अग्नि प्रदान कर देते हैं, जिससे उसका क्या होता है, सत्व निकल आता है। तो सत्व निकालने की प्रोसेस क्या है, अभ्रक लिया, अभ्रक से 1/4 भाग टंकड़ डाला, और फिर उस टंकड़ और अभ्रक मिले हुए में मूसली स्वरस से उसका मर्दन कर दिया डाल के उसको। फिर एक कोष्टिका यंत्र में रखा और उसको धमन कर दिया अग्नि पे, जिससे क्या होगा, बाद में हमें अभ्रक का जो है वो सत्व प्राप्त हो जाएगा। अब आता है ये जो सत्व प्राप्त हुआ, इसका शोधन करना रहेगा। शोधन कैसे करते हैं, तो सत्व को अम्ल तथा कांजी में रखकर क्वाथित करके उसका शोधनीय गढ़ के साथ मूषा में रखकर 2 बार तीव्र आंच देने से सत्व का शोधन हो जाता है, ठीक है। ये जो शोधनीय गढ़ है ना, ये हम परिभाषा जब पढ़ेंगे ना, उसको उसी में इंक्लूड कर दूंगा। बाकी अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको अलग ही रख रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले सत्व निकाला, फिर सत्व का शोधन किया। अब क्या करेंगे, सत्व का मृदुकरण करेंगे, यानी उसको सॉफ्ट कर देंगे थोड़ा सा। क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्या करेंगे, सत्व को मूसा में द्रवित कर मधु, तेल, वसा और घृत प्रत्येक में 10 बार बुझाने से सत्व का मृदुकरण हो जाता है, ठीक है। जो भी सत्व मिला उसको क्या किया तुमने, पहले अग्नि दी, उसको पिघला दिया। फिर इन जो चीज़ें हैं ना, 4 चीज़ें, मधु, तेल, वसा और घृत, इसमें 10-10 बार इसको बुझाना है। उससे क्या हो जाएगा, मृदुकरण हो जाएगा। इसको याद कैसे रख सकते हो, जैसे हम लोग चरक संहिता में पढ़ते हैं ना, चतुर्वेद स्नेह। चतुर्वेद स्नेह क्या क्या होता है, तेल, घृत, वसा और मज्जा। तो यहाँ पे मज्जा नहीं है स्नेह में, मज्जा की जगह पे क्या है, मधु है। बाकी के 3 ये हैं। तो सत्व मृदुकरण में ये वाले द्रव्य में 10-10 बार इसका क्या करते हैं, बुझाने से या निर्वाप करने से सत्व जो होता है वो निकल आता है, ठीक है। सत्व का मृदुकरण हो जाता है, सॉरी। अब आता है अभ्रक की द्रुति, या फिर जो इसकी लिक्विड फॉर्म होती है अभ्रक की, वो कैसे बनाते हैं। ये मज़ेदार है थोड़ा सा, क्योंकि हम बेसिकली बचपन से देखते हुए जाते हैं कि किसी को भी अगर पिघलाना है या उसको लिक्विड फॉर्म में करना है तो उसको अग्नि दे दो। ये हमारा बचपन से कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में। पर यहाँ पे देखना, हम अग्नि का यूज़ नहीं करते हैं। अभ्रक की द्रुति में हम अग्नि का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले हम धान्य अभ्रक लेंगे। देखो धान्य अभ्रक फिर से आ गया, ठीक है। धान्य अभ्रक याद रखना, पीछे हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। धान्य अभ्रक होता क्या है, धान्य अभ्रक को अगस्त्य पत्र स्वरस से मर्दन करना है। फिर उसे सूरणकंद
में रखकर ऊपर से मिट्टी का लेप कर देना है। जिमीकंद, सूरड़कंद बोल सकते हैं, उसका जो कंद है उसको लेना है, उसके अंदर में इसको रख देना है, ऊपर से क्या करना है, मिट्टी का लेप कर देना है इसके ऊपर। फिर किसी भी, तुम्हें कहाँ जाना है, गौशाला में जाना है जहाँ पे गाय बहुत सारी, तबेला टाइप का होता है, वहाँ पे जाना है। 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदना है वहाँ पे। उस 1 हाथ गहरे गड्ढे में ये सूरड़कंद जिसमें तुमने धान्य अबरक को रखा था उसको मिट्टी से लपेट दिया था पहले ही, तो उस गड्ढे में उसको 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं। और जब 1 महीने बाद उसको बाहर निकालेंगे तो जैसे पारद हमारा लिक्विड होता है ना एकदम, वैसे ही हमारा अबरक जो होगा वो लिक्विड हो चुका होगा, यानी अबरक की हमें द्रुति प्राप्त हो चुकी होगी। ठीक है। क्या प्रोसेस थी इसकी? सबसे पहले हमने धान्य अबरक लिया, उसको अगस्त पत्र स्वरस से भावना दे दिया, उसका मर्दन कर दिया। फिर उसको क्या किया, सूरड़ कंद्र में उस भावित जो तुम्हारा धान्य अबरक था उसको रख दिया, ऊपर से मिट्टी का लेप कर दिया। फिर एक गौशाला में गए, गौशाला में जाके 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा, उसके अंदर में धान्य अबरक जो था तुम्हारा, जिसके ऊपर मिट्टी का तुमने लेप कर दिया था, उसको 1 महीने के लिए छोड़ दिया। फिर 1 महीने बाद जब निकालोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा। ये अबरक की द्रुति हो गई। फिर इसका ये जो कि मॉडर्न साइंस से जो कोरिलेशन है वो देखते हैं कि इसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। वही जो मैंने बताया था कि अबरक का जब शोधन कर लेते हैं फिर उसके बाद धान्य अबरक का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज़ जो होता है वो छोटा करना होता है। तो वही चीज़ इसमें बताई है कि क्रिस्टलाइन साइज़ या जो मेथड होता है 114 पहले, फिर 47, 62, 85, 119, 106, 5480, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, एज सच इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, इसको पढ़ के निकाल सकते हो, एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तापमान देखते हैं, तापमान पूछ लेता है कि जैसे कि अबरक का जब हम लोग सत्व पातन जब करते हैं तो किस टेम्परेचर पे होता है, तो वो कितना होता है, 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे इसका सत्व पातन होता है अबरक का। ठीक है, याद रखना। बाकी इसका भस्म निर्माण कितने पे होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसका भस्म निर्माण होता है। और क्या देते हैं वहाँ पे, महापुट देते हैं। ठीक है। और 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं, लगभग अपने वॉल्यूम का 2 गुना ये मतलब फैल जाता है, मतलब पिघल टाइप का वॉल्यूम इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये खुलना शुरू कर देता है ना अग्नि पे, हमने देखा था जब इसके भेद पड़ रहे थे। फिर इसके अबरक के प्रमुख योग, ये इम्पोर्टेंट है। जब अबरक लिखने को अगर लॉन्ग या शॉर्ट में आता है तो वहाँ पे योग भी मेंशन करने होते हैं। तो इनमें से कोई भी 3 या 4 योग हैं वो याद रख लो, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी बटी हो गया, नागार्जुनाभ्र रस हो गया, पंचामृत परपटी। ये हम लोग जब चतुर्वेद रसायन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें देखते हैं, पंचामृत परपटी आती है। इसमें क्या होता है, पारद गंधक होता है, लोह होता है, अभ्रक होता है, ताम्र होता है, ऐसे पंचामृत परपटी होता है। गगन परपटी होता है। ठीक है, गगन परपटी है। वसंत कुसुमाकर रस, इसमें जो साधारण रस होता है हमारा CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो भी कौड़ी होती है वो भी इसमें, कपर्दिका जो बोलते हैं वो भी इसमें एक घटक होता है। ठीक है। श्वासकाश चिंतामणि रस, ठीक है, योगेंद्र रस, लक्ष्मी विलास रस, ये इन सारी चीज़ों में या ये इसके प्रमुख योग हैं। इनमें हमें 4 कम से कम ये याद रख लेने हैं। बाकी अबरक हमारा इतना था, हमने बहुत डिटेल में इसको कर लिया है। इसमें मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी हो सकती हैं तुम्हारा। सबसे पहले तो अबरक का तुम्हें इंग्लिश नेम पता होना चाहिए। उसके बाद में तुम्हें अबरक के जो पर्याय हैं उनमें से जो एक्सेप्शन टाइप के कुछ अलग से पर्याय थे वो दिमाग में रखने हैं, वो हमने अच्छे से देख लिए थे। इसका MCQ के लिए टेबल में से कुछ भी आ सकता है अगर किस्मत में L लगे हैं तो। और इसकी प्राप्ति हम देख चुके हैं, साधारण सी है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इसके भेद, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको कर लेना। बाकी गिराए लक्षण में ये सीधा सीधा जिंदा श्लोक, इसको रट डालो, घोल के पी जाओ, कुछ भी करो, इसको रट लो बस। अबरक का शोधन, मारण, धान्य अबरक निर्माण और ये इसका अमृतीकरण, ये तीनों ही चारों चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था ये PYQ भी था तुम्हारा। बाकी अबरक सत्पातन, सत्व शोधन और मृदुकरण नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पर आना चाहिए दिमाग में, एक आइडिया होना चाहिए, लिख पाओगे तभी।
अगर पीजी के लिए सोच रहे हो तो फिर करना ही है इसको। अभ्रक की द्रुति कैसे बनती है याद रखना, इसमें अग्नि का कोई यूज़ नहीं है। अभ्रक की द्रुति कैसे करते हैं ये हम देख चुके हैं, इसको दिमाग में रखना। 4 इसके योग याद रख लो, बस अभ्रक हमारा हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।